नमस्कार, हम मौजूद हैं हर हाल में आपकी आवाज़ बनकर, हमेशा की तरह बेखौफ आज़ाद आवाज़। दिन भर सबसे बड़ी खबर यही छाई रही कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया। यह दूसरी दफ़ा भूमि पूजन हुआ, एक दफ़े राजीव गांधी के वक्त पे हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने 9 शिलाओं को रखकर राम जन्मभूमि मंदिर की बुनियाद रखी। भूमि पूजन के बाद नरेंद्र मोदी ने कहा कि सालों से टाट और टेंट के नीचे रह रहे हमारे राम लाला के लिए अब एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा। अयोध्या में भूमि पूजन के दौरान 30 साल पहले राम आंदोलन के जरिए बीजेपी की हिंदुत्व की राजनीति की बुनियाद रखने वाले बीजेपी के वरिष्ठ नेता एल.के. आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी मौजूद नहीं थे। वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए माना जाता है कि उन्होंने देखा ये सब। 9 नवंबर 2019 को, पिछले साल 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने राम मंदिर के हित में फैसला सुनाते हुए 2.77 एकड़ जो विवादित ज़मीन थी उसे हिंदू पक्ष को सौंपने का फैसला किया था। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को विवादित जो ज़मीन है उससे दूर मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ ज़मीन देने का आदेश भी दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी कहा था कि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ये साबित नहीं कर पाया है कि वहाँ किसी मंदिर को गिराकर मस्जिद बनाई गई थी। बावजूद इसके फैसला हिंदू पक्ष को दिया गया। 1992 के बाबरी डिमोलिशन केस में सुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ की सीबीआई कोर्ट को 31 अगस्त तक पूरा कर लेने का आदेश दिया है। मतलब सीबीआई की जो कोर्ट है उसमें भी साथ साथ कार्रवाई चल रही है, उसमें तय होना कि दोषी कौन थे। इधर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से आज भूमि पूजन हो गया, शिलान्यास रख दिया गया। अब उसके क्या मानी रह जाएंगे 31 अगस्त को, देखना बाकी है। बाबरी डिमोलिशन केस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपना बयान दर्ज कराते हुए आडवाणी ने कहा था कि मैं निर्दोष हूँ और बाबरी मामले में आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, कल्याण सिंह, विनय कटियार समेत बीजेपी के कई नेताओं के खिलाफ आपराधिक साजिश, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के आरोप में मुकदमा चल रहा है ये। मेरे साथ हैं संजय कपूर, एडिटर इन चीफ हार्ड न्यूज़। संजय, शुक्रिया हमेशा की तरह अपना वक्त देने के लिए। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या हम माने कि ये मामला ख़त्म हो गया है या सन 2024 के जो चुनाव होंगे तब तक तैयार हो जाएगा राम मंदिर और उद्घाटन एक इवेंट बन जाएगा जिसका इस्तेमाल चुनावों में हो सकता है, या ये मामला ख़त्म हो गया है? ये मामला ख़त्म होने का नहीं, इतनी जल्दी नहीं होगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात हमको ये ध्यान में रखनी है कि जो बीजेपी की सरकार है और जो पूरी बीजेपी की जो शख्सियत है आज की तारीख में, वो राम मंदिर के मुद्दे पर उसकी जो चैरियट है उस पर चल कर आई, यहाँ पर पहुँची, जब यहाँ पर सरकार बनाई उसके बाद है ना सब तमाम चीज़ें करी गई। तो हम तो 1992 से पूरा उसके पहले से सफ़र देख रहे हैं। कई सारे चक्कर अयोध्या के लगा दिए। हर बार लगता था कि अब टूटी। जिस बार टूटी उस बार नहीं गए तो ज़िंदगी भर अपने को दोष देते रहे कि हमारी समझ थोड़ी कम थी। परंतु ये जो पूरी साजिश है ये सिर्फ मंदिर बनाने की नहीं है, ये देश का जो चरित्र, धर्मनिरपेक्ष चरित्र है उसको बदलने की है, और उसके अंदर काफ़ी हद तक ये कामयाब हो गए। हमको जो उस दौर में पैदा हुए जब हमको लगता था कि हिंदुस्तान एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जहाँ पे गंगा जमनी तहज़ीब को ज़्यादा तरजीह दी जाती थी, वो देश एक मेरे ख्याल से मेजर कैजुअल्टी हुआ है इसमें। और जो नई पीढ़ी आज की तारीख में जुड़ रही है उसको इस बात का एहसास भी नहीं है कि वो क्या खो रही है। उनको इस बात की खुशी बताई जा रही है कि खुश होने की वजह है कि जिससे कि मंदिर बन रहा है। मंदिर तो बन रहा है, मंदिर बनने में कोई बुराई नहीं, पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, किस तरीके से माइनॉरिटीज़ को डिसएनफ्रेंचाइज करा गया। अगर आप सुप्रीम कोर्ट का 2019 का जजमेंट भी देखें तो एक वो रिकग्नाइज़ करते हैं कि एक क्रिमिनल एक्ट था, एक है ना वहाँ पे मस्जिद तोड़ी गई, तमाम चीज़ें रिकग्नाइज़ करी जाती हैं। परंतु जो नेशनल शेम था 1992 का, जो नेशनल प्राइड बना 2019 और 20 के अंदर, उसका जो सफ़र है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है बनस्पत मंदिर बनने की। मैं एक छोटा सा सवाल और छोटा सा जवाब चाहूँगा। आप जब कहते हैं सारा देश, सारे देश में क्या दक्षिण भारत भी शामिल है और नॉर्थ ईस्ट भी शामिल है और कश्मीर भी शामिल है और पंजाब भी शामिल है, या सिर्फ हिंदी भाषी प्रदेश ही सारा देश माने जाते हैं? इसके बारे में देखिए, आकलन लगाना कोई भी स्वीपिंग अंदाज में बात करना मुश्किल है, परंतु
बीजेपी ने पिछले 20 सालों में काफ़ी संघर्ष किया है, उनका जो नेटवर्क है काफ़ी बड़ा है। अपनी आँख मूंदने वाली बात होगी कि अगर हम ये बात को नज़रअंदाज कर दें कि जो हिंदू और ख़ास के हिंदू धर्म से प्रेरित लोग सिर्फ़ उत्तर भारत में ना केंद्रित हैं, नहीं, ये पूरे देश में केंद्रित हैं। और बीजेपी को जो फ़ायदा 2019 और 2014 में जी। हुआ, उसमें धर्म का बहुत बड़ा योगदान था। और वो हर जगह पे धर्म के आधारित राजनीति करते हैं और उसको बल जी। मिलेगा और। जी, मैं आगे बढ़ता हूँ। अयोध्या में नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा कि हमारी यहाँ राम मंदिर हमारी संस्कृति का आधुनिक प्रतीक बनेगा। वही बात जो संजय कह रहे हैं, आधुनिक प्रतीक। वहीं जाने माने राजनीतिक विश्लेषक और लेखक सुहास पलिशकर ने द इंडियन एक्सप्रेस अखबार में एक लेख लिखा है कि अयोध्या में हुए भूमि पूजन को पुराने गणतंत्र के टूटने और एक नए गणतंत्र की शुरुआत के तौर पर भी देखा जा रहा है। वही बात जो संजय कपूर कह रहे हैं। सुहास पलशिकर के मुताबिक पिछले 6 सालों में बीजेपी अपनी राजनीति को रीऑर्गेनाइज करने में जुटी रही और नए गणतंत्र बनाने के तहत ही बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से गाय और धर्म परिवर्तन के मुद्दे को उठाया गया। स्टेट पावर के जरिए व्यवस्थित और क्रूर सिस्टमैटिक एंड रूथलेस एक्शन के जरिए फिर से कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने की कोशिश की जा रही है। 3 तलाक को ख़त्म करने, जम्मू कश्मीर में धारा आर्टिकल 370 हटाए जाने और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में संशोधन कर संविधान की जो बुनियाद है उसको चुनौती दी गई है। पलिशकर के मुताबिक सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के जरिए सरकार ने यह भी बता दिया कि देश में सभी धर्म अब बराबर नहीं हैं। बीजेपी के नेता इस नई राजनीति का जश्न मनाते हैं। जांच एजेंसियों के जरिए दबाव बनाने, विरोध की आवाज़ को दबाने की कोशिशें जारी हैं। सुहास पलशिकर का यह भी कहना है कि नया गणतंत्र उग्र बहुसंख्यकवाद, मेजोरिटेरियनिज्म होता है, वो भी बड़ा वॉलेटाइल किस्म का, उस संस्कृति पर आधारित है। यहाँ पब्लिक धर्म के आधार पर बनाई जाएगी और लोकतंत्र के मायने पॉपुलिस्ट राजनीति रह जाएगा। मेरा दूसरा सवाल संजय ये है कि देश की राजनीति पर हावी होती बहुसंख्यकवाद, मेजोरिटेरियनिज्म की जो संस्कृति है, इस पर आप क्या कहेंगे? इसके परिणाम आप क्या देखते हैं? देखिए, इसके परिणाम अपने आप हमारे समाज में काफ़ी दूरगामी होंगे। उसका जो प्रभाव है हमारे देश में और हमारी पूरी जो नेबर्स हैं, हमारी नेबरहुड में उसका प्रभाव दिखाई भी पड़ रहा है। अगर आप गौर करें तो कल पाकिस्तान ने अपना नया नक्शा दे दिया और वो नक्शा उस चीज़ पे आधारित है जिस पे बँटवारा हुआ था कि जितना भी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र थे, जैसे जूनागढ़ थे, उस पे भी अपना क्लेम करा है, कश्मीर वगैरह पे तो करा ही है। तो ये पूरा का पूरा एक नए कॉन्फ्लिक्ट की तैयारी हो रही है। तो अगर हम गौर करें तो ये जो पूरी व्यवस्था है, जो पूरा जो इस समय सोच है, वो हिंदुस्तान की 1947 में जो आज़ादी है उसको इतना महत्वपूर्ण नहीं मानती है जितना कि मुसलमान या जितने मुग़ल यहाँ पे साम्राज्य बना और उनकी जो हिस्ट्री की समझ है उस हिसाब से जिस तरीके से हिंदू के साथ अन्याय करा गया उसको ज़्यादा महत्व देती है। तो अपने आप में ये अगस्त 5 राम मंदिर है, वो एक नया गणतंत्र बनाएगी जिसके अंदर जो हमारा फ्रीडम मूवमेंट है उसको इतनी तरजीह और इतना इम्पोर्टेंस नहीं मिलेगा जितना कि राम मंदिर को और जो नई चेतना है उन्होंने जगाई है उसके लिए दिया जाएगा। और ये इस बात का एहसास है हमारी अक़लियत, हमारी माइनॉरिटीज़ को, जिन्होंने पूरा अपना जो भरोसा था रूल ऑफ लॉ और कोर्ट पे आधारित करा गया था। और जब सुप्रीम कोर्ट का 2019 के अंदर जजमेंट आया, उसके बाद है ना ये एहसास हो गया कि जो कोर्ट भी हैं वो आस्था के मामले पे और जो मेजॉरिटी कम्युनिटी के मामले में उस पे न्याय देने में अपने को सक्षम नहीं मानते और सबसे बड़ा प्रमाण यही है इसका। जी, मैं आगे बढ़ता हूँ। जैसा हमने आपको बताया कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आर्टिकल 370 को हटाकर भारत के धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणतांत्रिक व्यवस्था को एक मेजॉरिटेरियनिज्म की दिशा में मोड़ा जा रहा है। लेकिन बीजेपी की जो मेजॉरिटेरियनिज्म और हिंदुत्व की राजनीति का मुकाबला करने में विपक्ष कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है। राम मंदिर की बुनियाद रखे जाने के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम सर्वोत्तम मानवीय गुणों का स्वरूप हैं, राम प्रेम है, वो कभी घृणा में प्रकट नहीं हो सकते। प्रियंका गांधी ने कहा कि भूमि पूजन का कार्यक्रम राम के संदेश को प्रसारित करने वाला राष्ट्रीय एकता, बंधुत्व और सांस्कृतिक समागम का कार्यक्रम बने। कांग्रेस नेता भी खुद को सबसे बड़ा राम भक्त बताने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने घर पर हनुमान चालीसा का पाठ करवाया, पार्टी कार्यालय में भी।
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट करके कहा है कि उम्मीद है कि भावी पीढ़ियां भगवान राम के दिखाए रास्ते का पालन करेंगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि विविधता में एक भारत की सदियों पुरानी विरासत है और हमें आखिरी सांस तक इसकी हिफाजत करनी चाहिए। वहीं लेफ्ट पार्टीज़ ने अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन में प्रधानमंत्री के शामिल होने को कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ बताया है। अयोध्या आंदोलन के बाद कांग्रेस का अपना अपर कास्ट वोट बैंक जो है बड़ी तादाद में खिसक कर बीजेपी के पास चला गया था। मुस्लिम जो थे वो कांग्रेस से मुंह मोड़कर एसपी, बीएसपी और आरजेडी जैसी पार्टियों की तरफ शिफ्ट हो गए थे। कुल मिलाकर एकजुटता, रणनीति और नेतृत्व के अभाव में फिलहाल विपक्ष जो है बीजेपी की वैचारिक जो काट होती है, एक काउंटर नैरेटिव होता है आइडियोलॉजिकल, वो पैदा करने में सक्षम नहीं दिख रहा। संजय, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि बीजेपी के खिलाफ काउंटर नैरेटिव तैयार करने के बजाय क्या विपक्ष बीजेपी के ही एजेंडे को खाद और पानी दे रहा है और सींच रहा है? देखिए, पिछली जो 2 शिकस्त कांग्रेस को मिली, खासकर जो 2014 की शिकस्त थी, उसके बाद कांग्रेस के अंदर जो आत्ममंथन हुआ, ये इस एहसास हो गया कि जो आम जनता में एक इम्प्रेशन बीजेपी और उनसे मिली जुली जो संस्थाएं उन्होंने करा है कि कांग्रेस एक एंटी हिंदू पार्टी है। उसके बाद ये एंटनी कमेटी रिपोर्ट के आधार पे सिर्फ उसमें यही था कि ये वाला इम्प्रेशन को डिसअब्यूज़ करा जाए या उस इम्प्रेशन को ख़त्म करा जाए। तो कांग्रेस उसमें पूरी तरीके से लग गई। उसमें कई सारे कांग्रेसी नेता थे जो कि बीजेपी की जो विचारधारा है उससे इत्तेफाक करते थे, उनकी जो हर राजनीति से इत्तेफाक करते थे, वो सब जुड़ गए। उनको लगा कि उनकी जो बात है वो एंडोर्स होगी। आज की तारीख में अगर आपको देखिए तो प्रियंका गांधी, राहुल तो अभी बाद में आज ट्वीट करे, परंतु जो पूरी पार्टी है, उनके जो स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने भी तारीफ़ करी है। तो अब जो वैचारिक मतभेद था इतने सालों का, 1992 से लेकर अब तक, वो पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया और उसमें ये दिखाया गया कि हम और बीजेपी के अंदर कोई ज़्यादा भेद नहीं है। आप अगर देखें तो अखिलेश यादव, बीएसपी, तमाम पार्टियों ने, किसी ने ये हिम्मत नहीं दिखाई कि वो जो इसके पीछे इलीगैलिटी है, भगवान राम से ये जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम है, उससे लोगों को कोई मतभेद नहीं हो सकता। परंतु जिस अंदाज में ये सब चीज़ें हुई और उसके जो परिणाम निकलेंगे और जिस तरीके से माइनॉरिटीज़ के जो हक था या उनका कोई बात थी, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था, उसको नज़रअंदाज करा गया, वो सब चीज़ें ऐसी हैं जिस पे कि चर्चा होनी चाहिए थी। और विपक्ष का जो पूरी सोच थी या उनकी जो काउंटर स्ट्रैटेजी थी, वो इस पे आधारित होनी थी। आज जो इन्होंने करा है या कल जो करा प्रियंका गांधी ने कि इसको पूरा का पूरा तारीफ कर दी टेम्पल की, बिना किसी कहने मतलब डिस्क्लेमर के साथ, कि बिना किसी क्लैरिफिकेशन के साथ कि हम अभी भी उस मुद्दे के ऊपर रहना गौर करना चाहते हैं जहां पर कि लोगों को बेदखल करा या अन्याय हुआ या जो भी हुआ, उस वाले मुद्दे पे कुछ बात नहीं करी गई। तो ये हमारी जो पूरी न्याय आधारित जो पूरी व्यवस्था है, उसके लिए एक बहुत बड़ा कहने मतलब कि एक इट्स अ बिग ब्लो टू दैट। और अब हमको ये नहीं लगता कि ना हालात में कुछ बदलाव आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया संजय कपूर, हमेशा की तरह अपना वक्त हमें देने के लिए। आप देख रहे हैं विनोद दुआ लाइव। हम लेंगे ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। चलो इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं, चलो उस दौर में कुछ दूर चलते हैं। हो बात ग्वालियर की या हो कहानी मुमताज की, बेगम नवाब की झलकियां या हो बात काले ताज की, हर तरफ पसरा यहाँ इतिहास है। यूं ही नहीं कहते सभी, मध्य प्रदेश तो कुछ खास है। वक्त के निशान। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। For the details, contact 1800 300 26072.
आप देख रहे हैं विनोद दुआ लाइव। जम्मू कश्मीर में था आर्टिकल 370 हटाए जाने और एक पूरे के पूरे राज्य को 2 यूटीज़ में, यूनियन टेरिटरीज़ में, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांटे जाने के मोदी सरकार के फैसले को 1 साल पूरा हो गया है। इसी बीच, जैसा भी कुछ देर पहले जिक्र हो रहा था, पाकिस्तान ने एक नया राजनीतिक नक्शा जारी किया है जिसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, सियाचिन, जूनागढ़ और सर क्रीक को पाकिस्तान ने अपना हिस्सा दिखाया है। पाकिस्तान के इस नए नक्शे में गिलगिट बाल्टिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, मकबूजा कश्मीर जिसे हम बोलते हैं, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, कश्मीर यानी पीओके का, उसके साथ अलावा पहली बार जो अब यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर को अपने क्षेत्र के तौर पर दिखाया गया है। पाकिस्तानी कैबिनेट ने नए राजनीतिक नक्शे को मंजूरी दे दी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि नया राजनीतिक नक्शा पाकिस्तान और कश्मीर के लोगों की सैद्धांतिक विचारधारा का समर्थन करता है। इमरान खान ने यह भी कहा कि कश्मीर विवाद का हल सिर्फ यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उससे ही निकल सकता है। पाकिस्तान के नए नक्शे में जिन हिस्सों को लेकर चीन और भारत के बीच विवाद चल रहा है उन्हें अनआइडेंटिफाइड फ्रंटियर बताया गया है। ये चीन के प्रति अपनी श्रद्धा दिखाने के लिए कि उसमें दखलंदाजी ना की जाए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान अपने इस नए नक्शे को संयुक्त राष्ट्र के सामने, यूनाइटेड नेशंस के सामने पेश करने की तैयारी कर रहा है। भारत ने पाकिस्तान के इस नए राजनीतिक नक्शे को खारिज करते हुए कहा कि ये राजनीतिक मूर्खता में उठाया गया कदम है। इन हास्यास्पद दावों की ना तो कानूनी वैधता है, ना ही अंतर्राष्ट्रीय विश्वसनीयता है। भारत के विदेश मंत्रालय ने भी कहा कि इस तरह के कदम पाकिस्तान की समर्थित सीमा पार आतंकवाद को लेकर उसका असली चेहरा उजागर करते हैं। मेरे साथ है एम्बेसडर सुरेश गोयल। आप हमारे राजदूत रह चुके हैं बहुत से ममालिक में। बहुत शुक्रिया गोयल साहब अपना समय हमें देने के लिए, हमेशा की तरह। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि ये जो नया नक्शा बनाया है पाकिस्तान ने, इसके मतलब क्या ये अब ऑफिशियली क्लेमेंट हो गए हैं? अभी तक तो डिस्प्यूटेड था सब कुछ, लेकिन ये नए नक्शे को सरकारी तौर पर अपने यहाँ मान्यता देकर और फिर यूएन के सामने पेश करेंगे, तो क्या ये क्लेमेंट हो गए हैं अब? जी, ये कदम जो पाकिस्तान ने उठाया है काफ़ी कुछ, जैसा कि प्राइम मिनिस्टर ओली ने नेपाल के बारे में जो कदम उठाया था कि काला पानी और लिपू लेक वगैरह को चीन का अपना नेपाल का हिस्सा बनाया था, ये कदम कुछ वैसा ही लगता है कि चाहे इसकी कोई ऐतिहासिक या लीगल वैलिडिटी हो या नहीं हो, लेकिन नक्शे में दिखा करके उसके ऊपर, जैसा कि आपने कहा, अपना क्लेम जाहिर किया है कि हम क्लेमेंट हैं ये। इसके और जब यूएन में ये नक्शा पेश करेंगे, जहाँ तक मेरे को सुनने में आ रहा है कि यूएन इस नक्शे को एक्सेप्ट नहीं करेगी, लेकिन बहरहाल वो उसको पेश करेंगे और ये क्लेमेंट बन जाएंगे, बनने की कोशिश करेंगे उसके लिए। और मुझको लगता है कि ये कदम भी, जैसा कि नेपाल में हुआ, ये चीन के कहने के ऊपर या चीन का साथ मिलने के बाद में ये कदम उठाया जा रहा है। जी जी, मैं आगे बढ़ता हूँ। जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज़ में बांटने के बाद भारत ने भी पिछले साल नवंबर में नया नक्शा जारी किया था। भारत के नए नक्शे में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके को जम्मू कश्मीर का और गिलगिट बाल्टिस्तान को लद्दाख का हिस्सा बताया गया था। पिछले साल जारी हुए नक्शे में पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद को भारत की भौगोलिक सीमा में, जो हमारी जो जियोग्राफिकल बॉर्डर्स है, उसमें दिखाया गया था। और उसके अलावा पाकिस्तान ने भारत के नए नक्शे का विरोध करते हुए यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के प्रस्तावों का उल्लंघन उसे बताया था। गोयल साहब, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि भारत और पाकिस्तान के बीच नक्शे जारी करने की इस राजनीतिक लड़ाई से ज़मीनी स्तर पर क्या असर होगा? ज़मीनी स्तर पर जी, देखिए, पहली बात तो जो नक्शे जारी किए हैं, तो भारत और पाकिस्तान का जो स्टैंड है वो फ़र्क है। भारत शुरू से ही जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को भारत का अभिन्न हिस्सा बताता रहा है, जबकि पाकिस्तान हमेशा मांग करता रहा है कि कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में उनको अपना निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए, रेफरेंडम होना चाहिए। तो उनका स्टैंड फर्क है। ज़मीनी हकीकत, जहाँ तक उसका सवाल है, ज़मीनी हकीकत जो अभी है, मैं नहीं समझता हूँ कि उसमें कोई ख़ास बदलाव आएगा जब तक कि
इस नक्शे की वजह से अगर और कोई कॉन्फ्लिक्ट्स, मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा ना हो जाएं, लेकिन मुझको नहीं लगता कि ये एक पॉलिटिकल डिसीजन के अलावा इसका आगे और कोई महत्व है। जो अभी चल रहा है मिलिटरीली जी। या जो टेररिज्म चल रहा है जैसा है, मुझको लगता है कि उसमें थोड़ा ऊंच नीच होता रहेगा, लेकिन बदलाव आने की उम्मीद मेरे को कम है। जी जी, मैं आगे बढ़ता हूँ। नेपाल का जिक्र हो रहा था। नेपाल ने भी नया नक्शा जारी किया था। नेपाल के नए नक्शे में भारत के उत्तराखंड में, जैसा अम्बेसडर गोयल बता रहे थे, उत्तराखंड में कालापानी, लिपुलेख और लिपियाधुरा इलाकों को नेपाल में दिखाया गया है। नेपाल ने 20 मई को नया नक्शा जारी किया था। नेपाल की संसद की प्रतिनिधि सभा ने 13 जून को नए नक्शे को मंजूरी दे दी थी। नेपाल के राष्ट्रपति भी इस पर मुहर लगा चुके हैं। नेपाल सरकार अपने नए नक्शे को यूनाइटेड नेशन समेत कई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस और संस्थाओं को भेजने की तैयारी में है। नेपाल में 4000 नक्शे अंग्रेजी में छपवाए जा रहे हैं। भारत नेपाल के इस नए नक्शे का विरोध करते हुए सख्त ऐतराज जता चुका है। नेपाल के एफएम रेडियो चैनल्स पर भी भारत विरोधी गाने बजाए जा रहे हैं। ऐसा हुआ नहीं था। एक गाना है जैसे हमरो हो यो काला पानी, उठा जागा वीर नेपाली, इस तरह के गाने बजाए जा रहे हैं। नेपाल के नए गानों में भारत के काला पानी, लिपुलेख और लिपियाधुरा को नेपाल की भूमि बताया जा रहा है। नेपाल के ये सारे एफएम चैनल नेपाल के दार्चुला जिला के मुख्यालय के पास चाबरीगर में स्थित है। इन एफएम चैनल्स की रेंज 3 किलोमीटर तक की है, जो भारत में धारचूला, बलुआकोट, जौलजीबी और कालिका में सुने जा सकते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आखिरी सवाल मेरे आपसे ये है कि नेपाल जैसे पुराने और भरोसेमंद पड़ोसी देश भी, उनके साथ भी रिश्तों में तल्खी बढ़ गई है। आप इसे कैसे देखते हैं? इसकी वजह क्या है? देखिए, ये अगर हम इसको देखें पुरानी हिस्ट्री के नज़रिए से, नेपाल के साथ हमारे रिश्ते, हम हालांकि कहते रहे हैं कि रोटी बेटी का रिश्ता है, लेकिन हमने जो एक तरह से नेपाल के प्रति जो हमारा रवैया रहा, उसमें हमेशा हमने उनको एक छोटे भाई की तरह से देखा। बराबरी का दर्जा शायद हमने नहीं दिया। और उसके बाद में जब मोनार्की हटने के बाद में जब कहीं जाए, नेशनलिज्म जिस रूप में वहाँ पर उभरा है, उस नेशनलिज्म से भारत के लिए कुछ खटास आना, मुझको लगता है एक नेचुरल सी बात थी, वो होना था वहाँ पर। लेकिन इस खटास का इतना आगे बढ़ेगा, उसके लिए साफ साफ ये है कि चीन इसका फ़ायदा उठा रहा है और फ़ायदा उठाएगा। तो जो अभी अगर देखा जाए, ये ओली साहब ने तो फिर शुरू कर दिया है, लेकिन ख़त्म कहाँ होगा ये अभी कहना बहुत मुश्किल है। ये एक जो सिचुएशन बनी है, थोड़ी सी मुश्किल भरी है नेपाल की तरफ से। और अगर पाकिस्तान का जो मामला है, ये हालांकि आगे बढ़ना नहीं चाहिए क्योंकि इसमें कोई दम नहीं है। तो एक तरह से हमारा जो है, दोनों तरफ ही एक स्थिति थोड़ी सी मुश्किल वाली पैदा हो रही है। मैं एक बात और जानना चाहता हूँ। आपने कहा कि हमारा रवैया छोटे भाई वाला रहा है, कि नेपाल हमारा छोटा भाई है। अभी कुछ अर्सा पहले तक हमारे जो मौजूदा विदेश मंत्री हैं, जब वो फॉरेन सेक्रेटरी थे, उनके संविधान की जो ड्राफ्टिंग थी उसमें दखल देने के लिए वहाँ पर कुछ दिन रहे थे। एक दौर वो भी था। फिर अनऑफिशियली सारी सप्लाईज रोक दी गई थी और चीन ने इसका फ़ायदा उठाया था। ऐसे, और फिर एक वो मौका भी आया कि जब नेपाल में भूकंप आया था तो भारत की मदद को उन्होंने नामंजूर भी कर दिया था। ये फैक्टर सारे कितना रोल अदा कर गए? इस तरह की बातें कि दखल अंदाजी संविधान में उनके, दखल नहीं कह रहा हूँ, इंटरवेंशन नहीं, इंटरफेरेंस, उसके अलावा सप्लाईज बंद कर देना, और फिर गुस्सा इतना था कि अर्थक्वेक पे ही आया जब, तो मदद नामंजूर कर देना। तो ये दो फैक्टर कितने काम आए इसमें? देखिए, ऐसा है कि नेपाल एक जो देश चीन और भारत के बीच में स्थित है, एक नेचुरल सी टेंडेंसी होगी कि चीन एक को दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करेगा अपने फायदे के लिए, भारत को चीन के खिलाफ और चीन को भारत के खिलाफ। तो इसमें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। आश्चर्य की बात मेरे लिए ये है कि हम लोगों ने ये जानते बूझते भी एक जो हमारा जो अपने आसपास के जो छोटे देश हैं, उनको जो एक बराबरी का दर्जा दे करके अपने साथ में रखना चाहिए था,
उसमें हम इतने सफल नहीं हो पाएँगे। और ये एक हमारी कुछ भी कह लीजिए, कूटनीति का सफलता कह लीजिए, मुश्किल कह लीजिए, रही है ये। जी, जहाँ तक ये मदद का सवाल है वो उसमें अ, वो दे विल पे चाइना अगेंस्ट इंडिया वो चलता रहेगा। लेकिन शायद हमको उनको कूटनीतिक जी, स्तर पर थोड़ा-सा हमें सेंसिटिव होना चाहिए था। जी। जी। एम्बेसडर सुरेश गोयल, बहुत-बहुत शुक्रिया हमेशा की तरह अपना वक्त हमें देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। अब हम आगे बढ़ते हैं। फिल्म एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के मौत के मामले में बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक में सियासी बयानबाजी का दौर चल रहा है। सुशांत की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि एक गिफ्टेड और टैलेंटेड आर्टिस्ट चला गया, असामान्य हालत में उनकी मौत हुई, सच्चाई सामने आनी चाहिए। बिहार पुलिस के केस में सुप्रीम कोर्ट ने रिया को सुरक्षा देने से भी मना कर दिया है। रिया चक्रवर्ती जो सुशांत सिंह की दोस्त थी और लिव इन रिलेशनशिप में थी। महाराष्ट्र सरकार ने कोर्ट में कहा कि सुशांत मामले की जांच पटना पुलिस के दायरे में नहीं आती और ना ही वहां एफआईआर हो सकती है। वहीं सुशांत के पिता के वकील एडिशनल सॉलिसिटर जनरल रहे सीनियर एडवोकेट विकास सिंह ने कहा कि महाराष्ट्र पुलिस सबूत मिटा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुंबई पुलिस बिहार पुलिस की जांच में सहयोग नहीं कर रही। सुशांत की मौत के मामले की सीबीआई जांच होगी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि बिहार सरकार की सीबीआई जांच की सिफारिश केंद्र ने मंजूर कर ली है। और थोड़ा सा आपको मैं आगे और ले चलता हूँ। रिया चक्रवर्ती ने इस केस को मुंबई ट्रांसफ़र करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। बिहार पुलिस की टीम रिया से पूछताछ करने मुंबई गई, लेकिन रिया सामने नहीं आ रही। वहीं सुशांत की मैनेजर रही दिशा सालियान की मौत के मामले की सीबीआई जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल की गई है। इस पीआईएल में कहा गया कि कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच होनी चाहिए। सुशांत और दिशा की मौत के मामलों की कड़ियाँ जुड़ी हुई हैं। बहरहाल ये मामला राजनीति का रंग ले रहा है। बिहार में चुनाव आ रहे हैं। एक बहुत बड़ा इसको मुद्दा बना सकती है बीजेपी और नीतीश कुमार का जो गठबंधन है बिहार का चुनाव जीतने के लिए, और जो उसी दिशा में जाता भी दिख रहा है। दूसरी तरफ मुझे याद आता है कि इससे पहले बहुत साल पहले गुरुदत्त जो हमारे बहुत बड़े फिल्म मेकर हुए, डायरेक्टर हुए, एक्टर हुए हैं, कागज़ के फूल और बहुत सी फिल्में उन्होंने बनाई हैं, उन्होंने सुसाइड की थी, नींद की गोलियां खाई थी। पहले भी 3 बार कोशिश की थी, लेकिन सुसाइड करके जब उनकी सुसाइड हुई थी तो कोई इवेंट नहीं बनाया था मीडिया ने उसका, बल्कि उनको सिर्फ श्रद्धांजलि अर्पित की थी। खबर दे के श्रद्धांजलि अर्पित की और बस। इस तरह नहीं जैसे आज के दिन हर चीज़ को इवेंट बनाता है मीडिया भी। शायद सबक उन्होंने कहाँ से सीखा है, आप भी जानते होंगे कि हर चीज़ को इवेंट बना दो। इसको भी इवेंट बनाया जा रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि सुशांत सिंह की मौत को लेकर जो असलियत है और जो दुनिया है मुंबई की एंटरटेनमेंट की, उसका जो अंडर बेली है, उसके जो छिपे हुए चेहरे हैं वो सामने आए ताकि इंसाफ हो सके। आप देख रहे थे विनोद दुआ लाइव। कल रात आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।